गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। फ़िलहाल जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो पेपर है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, और टोटल 200 क्वेश्चन इस पीडीएफ में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना, उसका मैथ्स का सेक्शन कर रहे हैं। तो टोटल मैथ्स में 40 क्वेश्चन है और डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, आज सेकंड पार्ट रहेगा, यानी कि अगले 20 सवाल। तो एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। कहता है कि भाई एक वर्गाकार मैदान है और उसके चारों तरफ एक आदमी चक्कर लगा रहा है इन स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। देखो, वर्गाकार मैदान का मतलब है कि चारों जो डिस्टेंस उसने चले हैं वो बराबर होंगे। वर्गाकार का मतलब स्क्वायर होता है, चारों साइड्स बराबर होती है। लेकिन वो डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, जबकि हमें पता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस तो तब होगा ना जब कोई डिस्टेंस गिवन हो। अब डिस्टेंस गिवन नहीं है तो उस डिस्टेंस को आप मानो, कुछ भी मानो, ज़्यादा अच्छा है इनके एलसीएम से मानो। तो इन चारों स्पीड्स का एलसीएम बन रहा है 300। तो मैंने मान लिया कि वो एक दूरी 300 है और ऐसी 4 दूरियां हैं, तो टोटल डिस्टेंस तो बन गया भाई 4 गुना में 300। अच्छा, दूसरी बात, टोटल टाइम। तो देखो, टोटल टाइम अब कैसे निकालना है कि जैसे उसने पहला 300 वाला ये जो हिस्सा चला, ये 10 की स्पीड से चला, तो 300/10 यानी कि 30 घंटे लिए। अगला 300 किलोमीटर का पार्ट उसने 15 की स्पीड से चला, तो 20 घंटे लिए होंगे। ऐसे ही 300/20 15 होता है और 300/25 12 होता है। तो टोटल टाइम जो उसको लगा, 30 और 20 50 और 15 65 और 12 77। बस इसको कैलकुलेट करने से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा 15.58। इसके बाद चलते हैं, देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये सेकंड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। करते क्या थे इसमें हम, कि जैसे मान लेते हैं कि उसने एक वस्तु को ना 1 रुपये में बेचा है। अब आपको बताना है कि उसने जैसे ये टोटल 78 सेब बेचे हैं, तो ये कितने रुपए में उसने बेचे होंगे। तो आप बोलोगे 78 में बेचे होंगे। और जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना हुआ है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है, तो प्रॉफिट भी 18 का हुआ होगा। अब सेलिंग प्राइस 78 है और उसमें 18 रुपये भी इंक्लूड है आपके प्रॉफिट के, तो बाकी का जो 60 रुपये होगा ना, वो लागत मूल्य होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा। और जैसे कि आपको बताया भाई, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए करना क्या होता है, प्रॉफिट जो कि 18 है अपॉन सीपी यानी कि 60 इंटू 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, 2 से 3 बारी घटा, 5 बारी, 3 से 6 बारी, तो 6 गुना 5 आपको 30% आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। देखो, यहाँ एक आयत बना देता हूँ मैं। अगर ये इसकी चौड़ाई में x मान लूँ तो लंबाई इससे दुगनी है, तो 2x होगी। अब कहते हैं भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाती है। मतलब अब जो रेक्टेंगल बनेगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, देखो। और उसकी जो चौड़ाई होगी वो x+5 होगी, और जो लंबाई होगी वो भी पहले से 5 ज़्यादा, यानी 2x+5 होगी। और कहता है कि ऐसा करने पर एरिया बढ़ जाता है 250। तो वो तो आपको नज़र भी आ रहा है, देखो इसका एरिया बड़ा ही होगा। तो करना क्या है, हमें इस एरिया में से ना ये एरिया माइनस करके बराबर 250 के दिखाना है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया मिल जाएगा आपको, देखो इतना, 2x² प्लस 10x और 5x यानी 15x, और 5 गुना 5 25। उसी तरीके से अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो आप बोलोगे 2x² होगा। और बस मुझे बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करके इक्वल्स टू 250 कर देना है। तो यहाँ बहुत आसानी से आप एक ही स्टेप में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कि 15x को यहाँ रहने देते हैं और 25 उधर जाकर 250 में से माइनस होगा तो 225, और x की वैल्यू आपको मिल रही है 15। और अगर x की वैल्यू 15 है तो हमसे लंबाई पूछी जा रही है जो कि आपके सामने है 2x, और 2x का मतलब होगा 30 से। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से मिलकर बना है। देखो, 2 वर्षों के लिए ना 10% की दर से जो हमने साधारण ब्याज दिया है वो तो है 2400। अब हमें इसी मूलधन पर इतने ही वर्षों में इसी ब्याज दर से बस चक्रवृद्धि ब्याज बताना है।
तो आप करो क्या कि कंबाइंड करो। कंबाइंड का मतलब जैसे 10% अगर आप साधारण ब्याज दोगे पहले वर्ष, तो हर वर्ष साधारण ब्याज तो बराबर ही देना होता है। तो आप बोलोगे कि 2 साल में ना साधारण ब्याज 20% देना होगा, और रुपए में बता रखा है वो 2400 है। अगला काम हम ऐसे ही क्या करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंबाइंड कर लें, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइंड होता है इस फॉर्मूले से। मतलब अगर आप 2 बारी इंटरेस्ट देते हो 2 साल के केस में, आप ऐसे कंबाइंड कर सकते हो। पहले भी ये चीज़ हमने डिस्कस की है। तो एक्स और वाई दोनों का मतलब 10 से होगा, तो 10 और 10 आप समझ रहे हो 20, और आगे 10 गुना 10 100/100 एक हो गया, तो यानी कि 21%। जैसे साधारण ब्याज हमने 20% दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें देना होगा 21%। तो बस हमें 21% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2400 को जब आप डिवाइड करोगे 20 से तो 1% आ जाएगा, साथ साथ करोगे 21 से मल्टीप्लाई तो 21% आ जाएगा। तो 120 की गुणा 21 पे करने पर 2520 आपको मिल जाएगा। इसके बाद है देखो क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको दिखा रखा है टोटल 400 कर्मचारी हैं, और उन 400 कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी किस विभाग में काम करते हैं वो पाई चार्ट से दर्शा रखे हैं। अब अगर आप हर एक विभाग में पुरुष और स्त्रियों को भी अलग अलग करना चाहते हो, तो आपको इस रेशियो में बांटना होगा उनको। तो सीधा देखो सवाल समझते हैं क्या कह रहा है ये। इसने हमसे पूछा है कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग विभाग देखो ये वाला, जहाँ पर टोटल 22% कर्मचारी है, तो इनमें महिलाएं कितनी हैं। तो आप करने में कर क्या सकते हो कि भाई 22 में तो देखो दोनों हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी। तो अगर इनको अलग अलग करना है तो इस रेशियो में आपको बांटना होगा कि 7 और 4 होता है 11, लेकिन 11 नहीं है, ये 22 है। तो आपको इन नंबर्स को डबल कर देना होगा। तो आप बोलोगे मेल्स तो है 14% और फीमेल्स होगी 8%। तो मार्केटिंग में जो फीमेल्स है वो 8% है। अगर परसेंट में पूछा होता तो 8% आंसर हो जाता, लेकिन संख्या में पूछा है तो आप 400 का ही 8% निकाल दो। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 8 गुना 4 32 आपको मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि भाई 2 वर्षों में कोई राशि इतने रुपए हो जाती है, और 4 वर्षों में कोई राशि इतने रुपए हो जाती है। तो एक तो राशि हो जाने का मतलब होता है देखो अमाउंट से, जिसको बोलते हैं मिश्रधन। और मिश्रधन दो चीज़ों से बनता है, एक तो होता है उसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल, और दूसरा होता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और किसी भी अमाउंट में ना प्रिंसिपल सेम रहता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल यहाँ कितना है, तो बिल्कुल उतना ही होगा जितना प्रिंसिपल यहाँ है। तो ये जो पैसा आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ना, इसका कारण क्या होगा, इंटरेस्ट। तो सरल भाषा में कहने का मतलब क्या है कि दो अमाउंट के बीच का अंतर हमेशा इंटरेस्ट होता है। तो जब आप इन दोनों का अंतर करोगे तो आपको 288 मिल जाएगा, और 288 कुछ और नहीं होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। अच्छा कितने टाइम का होगा, तो देखो 2 और 4 इन दोनों का अंतर 2 साल होता है, तो 2 सालों का होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो राशि कितनी है। तो आप इतनी सी बात पढ़ो बस कि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में एक निश्चित राशि इतने रुपए हो जाती है। तो इसका मतलब है 1488 क्योंकि अमाउंट है, तो भाई इसमें 2 साल का इंटरेस्ट भी होगा, और वो आपको नज़र आ रहा है 288 है। तो बस आप इसमें से ना ये 288 हटा दो, तो इंटरेस्ट जब आप हटाओगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि 1200 इधर मूलधन होगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन फिर से उसी डाटा पर बेस्ड है, और यहाँ जो हमें बताना है वो आईटी और मार्केटिंग विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या का पुरुष कर्मचारियों से अनुपात कितना है ये बताना है। तो देखो मैं इसको यही समझा देता हूँ। आईटी आईटी में आप देख पा रहे हो टोटल 15% है, और 15% को 2 और 3 में जब आप बांटोगे तो आपको 6% और 9% मिल जाएगा। भाई 2 और 3 5 होता है, 5 नहीं बनाना 15 बनाना है, 3 गुना करना है, 3 गुना करने में मैंने लिख दिया। तो ये तो देखो मेल्स है और ये फीमेल्स है, किस में, आईटी में। उसी तरीके से मार्केटिंग का पूछा है, तो मार्केटिंग में तो अभी हमने बनाया था, आपको याद होगा, मेल्स 14 बने थे और फीमेल्स 8 बनी थी। तो हमसे इसने पूछा है कि भाई आईटी और मार्केटिंग में महिला कर्मचारी, तो आपको नज़र आ रहा है 17%, यहाँ लिख देते हैं, का रेशियो बताना है पुरुष कर्मचारियों से जो कि 20% है।
और 17 और 20 का जो रेशियो बनेगा वो 17:20 बनेगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक वृत्ताकार बगीचा बना देते हैं इसको। देखो कोई ऐसा बगीचा होगा जिसका व्यास 10 है, तो भाई रेडियस यानी त्रिज्या 5 होगी। अब कहते हैं इसके बाहर चारों तरफ ना एक रास्ता बनाना है इस तरीके से, और इसी रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, रास्ते की जो चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर बता रखी है, जिसको हम मीटर में लिख सकते हैं 0.5। तो मतलब ये जो चौड़ाई है ना ये 0.5 है। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है कि आप बड़े वाले सर्कल के एरिया में से, मतलब कैपिटल R² में से आप क्या करो कि छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो। मतलब कि पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। अब जैसे ही आप पाई को लेते हो भाई कॉमन, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। देखो पाई का मतलब 22/7 आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आप लिखोगे R² माइनस R²। तो बड़ी वाली जो आर है ना, देखो वो ये पूरी है, मतलब 5.5 का स्क्वायर। और इसमें से आप माइनस किसको करोगे? छोटी आर को, जो कि 5 है, 5²। तो आप इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 16.50। बाकी सॉल्यूशन से आप देख सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये एक फिर से एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो कहता है एक विक्रेता एक सामान को 1480 रुपये की दर पर बेचने से जो हानि होती है, तो 1744 पर बेचने पर उसे उस हानि से 20% अधिक लाभ होता है। देखो भाई, एक तो सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 1480 और दूसरा सेलिंग प्राइस है 1744, मतलब ये दोनों ही विक्रय मूल्य हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है अपने को नहीं पता, यहाँ लिख लेते हैं, कुछ CP रहा होगा। अब इसके बाद देखो उसने क्या बोला है कि भाई 1480 रुपये में बेचने पर कुछ हानि हुई थी, लेकिन उससे 20% ज़्यादा लाभ हुआ है जब इतने में बेचा है। तो देखो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो मान लेते हैं कि भाई अगर यहाँ पर हानि 5 की थी, मतलब 5x की या 5 यूनिट की, तो एक ज़्यादा का यहाँ प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। अब क्या करोगे आप कि जो भी डिफरेंस बनेगा ना इन दोनों, मतलब सेलिंग प्राइसेस का, वो इन दोनों यूनिट्स के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो जब आप दोनों का डिफरेंस करोगे 1744 में से 1480 गए तो 264 बचेगा, यहाँ लिख देते हैं। देखो और यूनिट्स का अंतर बड़े ध्यान से करना है। आप 6 में से ना देखो 5 नहीं घटा रहे, -5 घटा रहे हो, तो ऐसे में ये ऐड हो जाएगा और यहाँ से ये जो यूनिट्स का डिफरेंस बनेगा वो 11 बनेगा। अब 11 यूनिट की वैल्यू 264 है, तो एक यूनिट की वैल्यू भाई 24 होगी, और एक यूनिट की वैल्यू आप 24 है, तो किसी भी एक केस को आप हैंडल कर लो। मैं इस केस के थ्रू समझा देता हूँ आपको कि ये 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे एक की 24 है, तो 24 × 5 120। तो यानी कि यहाँ पर ना 120 का लॉस हुआ था। और लॉस के केस में आप समझते हो CP इन दोनों को जोड़ने से बनती है। तो 1480 में जब आप 120 जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा आपको 1600। बाकी भाई सॉल्यूशन इसका नीचे है, आप अच्छे से समझ सकते हो, वहाँ से नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि A से B तक चलने और B से A तक गाड़ी चलाकर वापस आने में एक आदमी को 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब है कि गया तो वो पैदल है, यानी कि वॉकिंग, वापस आया वो ड्राइविंग करते हुए, तो उसको टोटल टाइम लगा 6 घंटे और 30 मिनट। अब कहता है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आए कि वो जाए भी गाड़ी से और आए भी गाड़ी से, तो 2 घंटे उसको कम लगेंगे। मतलब वो ड्राइविंग करता जाए और ड्राइविंग करता आए तो 2 घंटे कम लगने का मतलब है टोटल टाइम 4 घंटे 30 मिनट लगेगा। बल्कि आप अब ये भी बता सकते हो, क्योंकि देखो आना जाना सेम मोड से है, तो आप कह सकते हो कि एक तरफ से जाने में ना आधा टाइम लगेगा इसका। या फिर D की वैल्यू आप कह सकते हो कि 2 घंटे और 15 मिनट होगी। तो अब पहली वाली कंडीशन में जहाँ पर 6 घंटे 30 मिनट लगे थे, तो 2 घंटे 15 मिनट तो ड्राइविंग में लगे, तो फिर वॉकिंग में कितने लगे? तो आप 6 घंटे 30 मिनट में से घटा दो उस टाइम को, तो आप बोलोगे कि 4 घंटे
और 15 मिनट लगेंगे एक तरफ की दूरी ट्रैवल करने में अगर हम पैदल चलें। और पूछा जा रहा है कि अगर वो आदमी आना जाना पैदल करे तो कितना टाइम लगेगा। तो बस इसी को आप डबल कर दो, तो आंसर होगा 8 घंटे और 30 मिनट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कहता है कि भाई एक निश्चित राशि, मतलब कोई प्रिंसिपल है, तो ये 2 वर्षों में ना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1320 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। और यही राशि 4 वर्षों में, देखो 4 वर्षों का मतलब है यहाँ से, वरना आप इसी से 2 साल और आगे चल लो तो हो गए शुरुआत से 4 साल, तो ये 1760 हो जाती है। राशि पूछी जा रही है। अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझनी क्या है कि भाई अगर जो हम बराबर बराबर समय के लिए आगे चलते चलेंगे तो क्या होगा कि जो रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच पहले था वही रेशियो आगे भी बनेगा। मतलब जो रेशियो 1320 और 1760 का है वही रेशियो प्रिंसिपल और 1320 का भी है। तो बस आप इस रेशियो पे काम करो कि ये रेशियो कितना बन रहा है भाई। तो आप देखोगे कि ये 11 से घट रहा है और 11 से ये घट रहा है 12 बारी, और 11 से ये घट रहा है 16 बारी। हालांकि आप और छोटा कर सकते हो, तो ये फाइनल रेशियो बना 3:4 का। तो कहने का मतलब है कि अब प्रिंसिपल और 1320 के बीच में भी क्या रेशियो होना चाहिए? 3 और 4। तो इसका मतलब है ये 4 यूनिट दर्शा रही है 1320 को। जब आप देखोगे कि 4 यूनिट की वैल्यू 1320 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी 1320/4, यानी कि यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, देखो कि 4 तिये 12, 4 तिये 12 और एक 0, यानी 330 गुना। तो प्रिंसिपल जो 3 यूनिट है वो 3 गुना 330 यानी कि 990 हो जाएगा। तो 990 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। कहता है यहाँ पर विभिन्न कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या आपको दर्शा रखी है इतने वर्षों में, और इस तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न ये है, यदि दिए गए वर्षों में कॉलेज बी में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात इतना है और कॉलेज डी का इतना अनुपात है, तो कॉलेज बी में लड़कों की संख्या का कॉलेज डी में लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है। तो देखो भाई इसको सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं। देखो भाई कॉलेज बी में टोटल जैसे कि 2200 बच्चे, आप टोटल कर लेना, टोटल 2200 आएंगे। तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बता रखा है 2:3। 2:3 का मतलब है 5, और 5 बराबर 2200 के है, तो एक की वैल्यू 440 आएगी। जब आप 440 से मल्टीप्लाई करोगे तो लड़के तो होंगे 880 और लड़कियां होगी 1320। वही काम हमने कॉलेज डी में भी किया है। टोटल करने पर 2000 बच्चे बने जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 था। फिर से जब हमने इसको बांटा तो इतने लड़के और इतनी लड़कियां मिल रही है। अब हमसे पूछा जो जा रहा था वो पूछा गया था कि जो लड़के हैं कॉलेज बी में, आपको देखो नज़र आ रहा है कॉलेज बी में लड़के हैं इतने, और जो लड़कियां हैं कॉलेज डी में यानी कि इतनी, तो इनके बीच का ना एक रेशियो बनाना था जो कि बन रहा है 11:10। बस ये इतना ही था। इसमें चलते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। कहता है एक लंब वृत्तीय बेलन, देखो बेलन होता है इस तरीके से, तो इधर बता रखा है कि इस बेलन के आधार की परिधि, देखो ये आधार है जो कि सर्कल होता है और सर्कल की परिधि 2πr होती है। तो हमें ना 2πr की वैल्यू दे रखी है 88। आप यहाँ से कैलकुलेट करके r निकाल सकते हो। उसके बाद कहता है इसका घुमावदार सतह, मतलब इससे मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 2πrh होता है। तो 2πrh की वैल्यू हमें 1320 दे रखी है। देखो आर आप ऊपर से भी निकाल सकते हो, एच यहाँ से निकाल सकते हो, और जब आर और एच की वैल्यू आप निकाल लोगे तो हमें आयतन निकालना है जो कि πr² होता है, πr² होता है। सॉल्यूशन से मैं समझा देता हूँ। देखो भाई सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया। 2πr की वैल्यू 88 है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हुए r निकाल पा रहे हो 14।
अच्छा 2πr(h) की वैल्यू भी 1320 थी, तो 2πr तो देखो आपको ऊपर भी नज़र आ रहा है 88, तो सीधा मैंने 2πr की जगह 88 लिखा, तो h निकल कर आ गया 15, R14 H15। तो उसके बाद वॉल्यूम निकालना है और वो होता है πr²h। तो पाई का मतलब 22/7 इंटू में r जैसे कि 14 निकाला है हमने, 14 इंटू 14 और h 15 है। तो कैलकुलेट करने में बहुत आसानी से भाई 9240 मिल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 में 2 वर्षों के लिए फिर से वही दर है जो भी हमने ऊपर सॉल्व किया था 10%। तो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। आपको देखो याद होगा अभी कि 2 साल का जो हमने CI निकाला था वो 21 निकाला था, और 2 साल का जो कंबाइंड SI था वो 20 था। तो अंतर बन रहा है 1%, और वो आपको दे रखा है एक्चुअली में 185 के बराबर। प्रिंसिपल हमसे पूछा है जो कि 100% होगा, तो 100% का मतलब है 2 ज़ीरो और लगा देनी है बस, तो 18,500। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15, टाइम एंड वर्क का एक आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक आदमी एक लड़के से दुगना काम करता है। तो लिख देते हैं इस बात को कि एक आदमी एक लड़के से दुगना काम करता है, मतलब ये उनकी क्षमता होगी, कार्य क्षमता। आगे कहता है कि एक आदमी और एक लड़का 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि एक आदमी और एक लड़के का काम आपको नज़र आ रहा है 3 है। तो मतलब जो टीम एक दिन में 3 काम करती है तो वो 12 दिनों में 36 काम करेगी, यानी कि टोटल वर्क यहाँ पर 36 हो गया। अब यही काम हमें कराना है एक आदमी से, और आदमी की क्षमता जैसे कि आपके सामने है 2, तो आदमी अकेला इस काम को करने में 18 दिन लेगा, तो 18 दिन इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, फिर से एक बारी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस तो आपको यहाँ दे ही रखा है। जब आप दोनों को टोटल करोगे 42 और 43 को, तो टोटल डिस्टेंस 85 बन गया। अपॉन में टोटल टाइम, तो देखो 40 और 60, टोटल टाइम 100 मिनट हो गया। 100 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड 60 करोगे, और वही 60 पलट कर ऊपर। अब बस इसको कैलकुलेट करना बाकी है। 3 से ये 2, मतलब 2 से ये 3 बारी कटा, 2 से 5 बारी, और 5 से 17 बारी, तो 17 गुना 3 51 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, ऊपर जो हमने भी टेबल पे क्वेश्चन किया था उसी पर ही है। 6 वर्षों में कॉलेज C और कॉलेज D में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो देखो भाई ये है C, एक तो हमें इसको टोटल करना है, और एक है D, इसको टोटल करना है। जब आप दोनों को टोटल कर लोगे तो बस उन्हीं को छोटा करके रेशियो बना देना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये टोटल करने पर जो C है ये 1600 आ रहा था, और जो D है वो 2000 आ रहा था। तो दोनों का रेशियो बनेगा 4:5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, सेम उसी पाई चार्ट पर है जो ऊपर हमने किया है। टोटल 400 कर्मचारी हैं। अब कहता है कि अगर प्रत्येक विभाग में यदि 40% पुरुष कर्मचारी और 60% महिला कर्मचारी कार्यकारी सदस्य है, तो अकाउंट विभाग में पुरुष गैर कार्यकारी सदस्यों का महिला गैर कार्यकारी सदस्यों से अनुपात कितना है। तो इसको समझेंगे देखो सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, अकाउंट्स में टोटल 100 लोग हैं, और वो कैसे निकाला मैंने, तो टोटल कर्मचारी 400 है, और 400 का 25% अकाउंट्स में है, 100 आएगा। अब 100 में जो मेल्स और फीमेल्स है वो इस रेशियो में है कि 3 और 7 10, और 10 की वैल्यू 100 है, तो 10 गुना करने हैं, 30 और 70। अब देखो 30 और 70 तो आगे पुरुष और महिलाएं, तो जो कार्यकारी सदस्य है ना वो महिलाओं का था 40%। तो हमने मतलब एक बार चेक कर लेते हैं, पुरुषों का, मतलब जो कार्यकारी सदस्य है वो पुरुषों का 40% था। तो 30 का 40% आप निकालोगे तो 12 आ जाएगा। और अगर 12 कार्यकारी है तो गैर कार्यकारी कितने होंगे, 30 में से 12 घटा देना, यानी 18। महिलाओं का 60% कार्यकारी सदस्य था, 70 महिलाएं हैं, उनका 60% होता है 42, और बची जो 28 वो गैर कार्यकारी है। अब हमसे पूछा था रेशियो किसका, इन दोनों का। तो 18 और 28 का जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 9:14 आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ कहता है कि भाई एक टीम तो है जिसमें 4 पुरुष हैं और 9 लड़के हैं, तो ये टीम काम कर सकती है 3 दिनों में। M1D1 आपने पढ़ा होगा चैन रूल। अच्छा, यही काम अगर हम दूसरी टीम से करवाए जिसमें 2 तो पुरुष हैं और 6 लड़के हैं, तो ये टीम काम करती है 5 दिनों में। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात बनाओ आप। कैसे बनेगा? तो 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे कि 12M प्लस 27B, और उधर से आप लिखोगे 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10M प्लस 30B। तो आप M एक तरफ कर लो, B एक तरफ। तो 10M को यहाँ लेकर आओगे तो 2M बचा, और ये 27B जब उधर जाएगा तो 3B बचा। तो यानी कि एक आदमी और एक लड़के की जो कार्य क्षमता बनी वो 3:2 में बनी। ये मैंने सॉल्यूशन में भी करके दिखा रखा है आपको। अब इसके बाद देखो, एक आदमी की क्षमता जैसे कि 3 आई है और एक लड़के की 2 आई है, तो अगला काम आप करोगे टोटल वर्क निकालने का। कोई भी आप एक टीम ले सकते हो, मैं ये वाली टीम ले लेता हूँ। तो यहाँ मुझे 4 तो पुरुष नज़र आ रहे हैं, 4 पुरुषों का काम 12 होगा। 9 लड़के हैं तो 9 लड़कों का काम 18 होगा। तो 12 और 18 होता है 30। मतलब ये टीम एक दिन में 30 काम करती है, और ऐसा काम उसने 3 दिन तक किया। तो 30 गुना 3 होता है 90 काम। अब क्या कहता है आगे कि उसी काम को, मतलब 90 काम को पूरा करने के लिए 8 पुरुष और 6 लड़कों को कितने दिन का समय लगेगा। तो देखो भाई, 8 पुरुषों का काम तो हो जाएगा 24, क्योंकि एक का 3 है, और 6 लड़कों का काम हो जाएगा देखो 12, क्योंकि एक का 2 है। तो मतलब ये टीम अब 36 काम करेगी। तो 90 काम कितने दिन में? तो कैलकुलेट आप करोगे तो बहुत आसानी से आपको 2.5 दिन आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा इसका सॉल्यूशन है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो नीचे। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, मैथ्स का। देखो, कहते हैं कि 1250 रुपये की राशि थी, लिख देते हैं 1250, और हमने 2 तरीके से ना उसको उधार दिया है। ये मान लेते हैं पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो पहले भाग पर मतलब जो हमें ब्याज मिलेगा वो 12% मिलेगा, और दूसरे भाग पर 8। तो आपको करना क्या होता है, देखो कि जैसे पहला भाग इससे ज़्यादा है 8 से, तो आप 8 की टर्म्स में उसे तोड़ के लिखो। तो आप लिखोगे कि ठीक है 8 + 4 लिख लेते हैं, और इस 4 को पूरी तरीके से भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब बताओ कि पहले पार्ट पर कितना ब्याज, 8%, दूसरे भाग पर कितना, 8%। तो जब दोनों पे भाई 8-8% है ना, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे राशि पर 8% ब्याज तो मिल ही रहा है हमें। तो हम एक बारी बात करते हैं कि अगर दोनों से भाई 8 ही मिलता, तो उस कंडीशन में हमें टोटल कितना ब्याज मिलता। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, 1 0 कटा, 2 से 4 बारी कटा नंबर, 5 बारी, 5 से 25 बारी। तो आप बोलोगे कि फिर तो ब्याज सिर्फ 100 रुपये ही मिलता। अच्छा, अभी कितना मिल रहा है भाई ब्याज? तो 1250 रुपये देखो इतने बन गए। तो दोनों को अब जब घटाओगे, मतलब 1382 में से जब 1250 घटाओगे, तो आप बोलोगे 132 रुपये ब्याज मिला है। लेकिन हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं सिर्फ 100 रुपये। तो जो 32 रुपये हम कम काउंट कर पा रहे हैं ना, उसका कारण ये 4% है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस भाग का 4% 32 रुपये है। वही चीज़ देखो मैंने सॉल्यूशन में भी समझाई है, समझते हैं। देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ये 32 रुपये हम काउंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने पहले वाले भाग का 4% भी काउंट नहीं किया था। तो पहले भाग का 4% 32 है, तो पहला भाग क्या होगा? तो 32, और ये 4/100 उधर आकर 100/4 हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर हमें पहला भाग मिल रहा है 800, और टोटल जैसे कि 1250 था, उसमें से पहला हिस्सा 800 है, तो दूसरा हिस्सा 450 होगा, और यही हमसे पूछा था, तो ये इसका हो गया आंसर। बाकी यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है। जल्द मिलते हैं अगले पेपर के साथ, आप इसको तब तक कंप्लीट करो। थैंक यू।